उनको आमंत्रित करने के लिए आदरणीय अनिल राय जी अगर जुड़े हैं सदन में तो उनको परिचय के साथ आमंत्रित करें। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री उत्कृष्ट पांडे जी, भूतपूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत थे। आप 5.5 वर्ष तक देश की सेवा करते हुए झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान, असम में बोडोलैंड, साथ ही बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कार्य किया है। आप ग्राम भदौना, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप उक्त नौकरी में 5.5 वर्ष तक रहने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में चंदन एवं कुछ अन्य औषधीय पौधों की खेती आपके द्वारा की जाती है। साथ ही काली हल्दी, औषधीय पौधों में काली हल्दी, कस्तूरी हल्दी, साथ ही काला नमक और कस्तूरी धान आपका प्रमुख ये खेती है। आपने के अंदर यह विचार आया कि हमको कुछ ग्रामीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए। इसी भावना को रख करके आप ग्राम की तरफ आकर्षित हुए और मैं भी आपके फार्म हाउस पर विजिट कर चुका हूं। आप देवभूमि बागवानी पुरस्कार और तरुमित्र पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। जी ओम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है राय साहब? जी जी आ रही। सभी को सादर प्रणाम। मैं उत्कृष्ट पांडे। राय साहब ने हमारे बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रतापगढ़ में खेती करना पिछले 5 वर्षों से शुरू किए हुए हैं। मेरा मकसद ये था कि किस तरीके से अपनी पुरानी जो खेती की पद्धति है उसको हम लोग ग्राउंड पर करके दिखाएं कि वो संभव भी है और लाभकारी भी है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तो है ही। हेलो जी आ रही है। एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू उसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अगर उससे कुछ चीजें आप लोग भी देख सकेंगे उसको। और बेहतर ये होगा कि जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये खत्म करता हूं या बीच में किसी का कोई सवाल होता है तो वो जरूर पूछें। हम लोग का ये है कि जो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए खेती को आगे बढ़ाएं। और जो हमारे कुछ अमूल्य पौधे हैं जो किसी ना किसी रूप में वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, लोग उसको जानते नहीं हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करना है। उनको किस तरीके से हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इस एक मुहिम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हेलो जी दिख रही जी। तो ये मार्सिलोन एग्रोफार्म हमने अपनी एक कंपनी बना रखी है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। इसका नाम मार्सिलोन एग्रोफार्म्स है। मार्सिलोन का मतलब यंग वॉरियर होता है। चूंकि हम फौज से आए थे तो हमने एक इस तरह का नाम चुना। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये कुछ पॉइंट हम कवर करेंगे कि मार्सिलोन एग्रोफार्म क्या है, चंदन की खेती का हिस्ट्री क्या है,
चंदन का कॉमर्शियल एस्पेक्ट क्या है, किस तरीके से उसका क्या मतलब पैसे कितने मिल सकते हैं और उससे क्या क्या चीजें और की जा सकती हैं। इसके लिए हम लोग चंदन का एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बनाए हैं, सामाजिक वानिकी मॉडल है, जिसपे हम लोग बहुत सारे तरीके के पौधे लगाए हैं। चूंकि चंदन एक रूट पैरासाइट प्लांट होता है, रूट पैरासाइट मतलब वो चंदन मिट्टी में जो 16-17 पोषक तत्व होते हैं उसमें सबको वो नहीं ले पाता है, 2-4 नहीं ले पाता है। जो 2-4 नहीं ले पाता है वो दूसरे पौधों के जरिए लेता है। अब वो दूसरे पौधे कौन से होते हैं, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर कुछ पौधे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जो उसको अच्छे सपोर्ट करते हैं, जैसे अमरूद हुआ, आंवला हुआ। तो ये सब के पौधे चंदन के आसपास लगाए जाते हैं। तो चंदन इन सब पौधों की जड़ों से पोषक तत्व लेकर खुद बढ़ता है, उनकी जड़ों में अपने रूट्स को फंसा लेता है। तो जैसे वो सपोज नाइट्रोजन का वो ठीक से नहीं ले पाता है, तो नाइट्रोजन के लिए उसके आसपास हम लोग थोड़ा अरहर के पौधे लगा देते हैं, कुछ जो दलहनी पौधे होते हैं उसको लगा देते हैं, उससे वो लेता है। फिर एक अगस्त का पौधा होता है, अगस्त भी एक बहुत औषधि पौधा है जिसकी फूलों से हम लोग पकौड़े वगैरह बनते हैं। उसकी पत्तियां जो है हम लोग अगर बकरी वगैरह को खिलाएं तो उससे दूध बढ़ता है, अपने चारे में काम आता है। उसके कुछ और औषधीय गुण होते हैं, जैसे उसकी पत्तियों को हम लेप वगैरह लगाते हैं तो स्किन वगैरह में डिजीज वगैरह नहीं होती है। तो उसको भी हम लोग चंदन के आसपास लगाते हैं। तो जो चंदन की खेती एक बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप चंदन को अकेले कर रहे हैं, वो एक समूह में रहना पसंद करता है। एक तरह से उसकी सोसाइटी होती है जिससे वो लोगों से एनर्जी लेता है और उनको देता भी है, मतलब वो रिवर्स टाइप की चीजें रहती हैं। तो चंदन की एक खूबसूरती ये है जो मतलब एक हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के लिए फिट बैठती थी, वो हमारी धार्मिक धरोहर का पौधा है, जिसको प्रिजर्व और कंजर्व करना हम लोगों का एक मुहिम है, या हम लोगों का एक संकल्प है कि किस तरीके से हम चंदन को आम जनता तक पहुंचाएं, कि चंदन की ये हमारी जो धरोहर का पौधा है उसको आप लोग जाने समझें। क्योंकि उत्तर भारत में लोग, दक्षिण भारत में तो बहुतायत पाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में अभी इसको लोग कम लोग जानते हैं। बहुत कई मंदिरों में, मठों में, या कोई सर्किट हाउस हुआ या गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहीं पाया जाता था। उसको हम लोग फार्म पर ले आके पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसकी आप खेती करें या इसको प्रिजर्व कंजर्व करें। आप इस पौधे को अपने घरे आसपास लगाएं, तो इससे एक मतलब प्रॉफिट का भी जरिया हो सकता है, और एक अगर आप उसको हार्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छा पौधा होता है, उसको जरूर लगाना चाहिए। ये हमारे कुछ हम लोगों ने, मैं 2016 में नौकरी छोड़ के आया, 2010 में मैं ज्वाइन किया था, 16 में मैंने छोड़ दिया। तो एक आध साल मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मुझे लगा कि हमारी जो घर की जमीन है, पैतृक जमीन है, उसको कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया। मेरे बड़े भाई भी इंडियन आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर रहे हैं, तो सबका एक पूरे परिवार का और दोस्तों का विचार आया कि नहीं, अगर आप खेती करना चाहते हो तो अच्छी चीज है, बट रिस्क है। तो हम लोगों ने सोचा कि रिस्क लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने इस खेती को शुरू किया, और अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोग इस खेती को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 4 से 10 लोगों को जो मैं गांव में रोजगार दे रहा हूँ, वो हमारे लिए एक मुझे बहुत सुकून देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चंदन की 16-17 वैरायटीज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जो हिंदुस्तान में जो चंदन पाया जाता है
उसको ईस्ट इंडियन सैंडलवुड बोलते हैं। इसका नाम सैंटिला मेलबोम्बिन होता है। ये जो 16-17 वैरायटीज हैं उनमें से ये बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक सुगंध होती है और सबसे ज्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। अभी किसी जमाने में इंडिया या अपना देश चंदन के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस था, सबसे ज्यादा यहाँ पर चंदन पाया जाता था। लेकिन अभी पिछले 15-20 सालों से ये सिचुएशन नहीं रही। अभी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा चंदन का प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है। इवन हम लोग चंदन ऑस्ट्रेलिया से चंदन का तेल इंपोर्ट करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलिया का जो चंदन है वो उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं होती जितनी अपने इंडियन सैंडलवुड की होती है। जब मैं चंदन की बात करता हूँ तो ये सफ़ेद चंदन की बात कर रहा हूँ। सफ़ेद चंदन में ही सुगंध होती है, इसी में ऑयल होता है। लाल चंदन में सुगंध और तेल नहीं होता है। तो ये रहा कि हम लोग इसको जो ऑस्ट्रेलिया किसी जमाने में वहां पर चंदन नहीं होता था, यहाँ से यहाँ की रिसर्च वगैरह ले जाकर उन्होंने किया, उनके पास बहुत खाली जमीनें हैं, तो वहां पर उन्होंने बहुत लार्ज स्केल में प्लांटेशन किया हुआ है। उसको वो लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और उससे अच्छे अपनी इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का। तो जैसा कि हमने बताया कि चंदन अपने देश में बहुत पहले से पाया जाता रहा है। इसका जो अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो रामायण में मिलता है, कालिदास की पिक्स में कहीं रामायण में जैसे हम में एक चौपाई है कि चित्रकूट के धाम पर भय संतन की भीड़, ऐसे कुछ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और रहीम जी का भी एक दोहा है जिसमें वो बोलते हैं कि सबसे फेमस जो चंदन का कभी आता है उसमें ये आता है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये वाला एक जो दोहा है बहुत इसके साथ कोरिलेट किया जाता है। लेकिन आपके उसके लिए बता दूं कि चंदन में ऐसा कोई गुण नहीं होता है कि वो सांप को अपनी तरफ आकर्षित करे या वो सांप उसमें लपटे रहते हैं। उसके पीछे विज्ञान ये है कि चूंकि मैंने बताया चंदन किसी जमाने में जंगलों में पाया जाता था, तो वहां पर एक बहुत सारा इकोसिस्टम बना रहता है, बहुत सारा एक पारिस्थितिकी तंत्र रहता है। जैसे कुछ चिड़िया कहीं अंडे दी हुई हैं, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो उसमें सांप भी एक जंगली जानवर जैसा रहता है। तो चंदन में ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे मैं भी कुछ दक्षिण भारत में भ्रमण किया, वहाँ के जो पुराने किसान हैं जिनके पास पुराने बागान हैं उनसे भी बातचीत की, तो ऐसा नहीं कि उसमें लिपटा रहता है कि, लेकिन वो बस एक जंगली जानवर होने की वजह से वहां पर पाया जाता है। जैसा कि ये हम लोग भी फील करते हैं। हमने तो अपने इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए हम लोग अपने घर के सामने भी 25-30 पेड़ घर से जस्ट बाउंड्री में लगाए हुए हैं कि लोग देखें समझें, इस पौधे को लगाने से डरे ना। जैसे चंदन के बारे में एक छोटी सी पावर पॉइंट है, फिर हम लोग ऐसे आपस में वो कर लेंगे कि कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी तो बेहतर होगा कि इसको क्वीन ऑफ एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। कि मतलब ये जो भी जितने भी पौधों से जो भी तेल निकाले जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसकी। किसी जमाने में इसको ये डॉलर अर्निंग पैरासाइट बोलते हैं कि ये बाहर से फॉरेन एक्सचेंज लाने वाला पैरासाइट है। टीपू सुल्तान ने इसको रॉयल ट्री का दर्जा दिया हुआ था। इवन टीपू सुल्तान ने जितने भी फॉरेन से अपनी वो बहुत एडवांस सुल्तान था मैसूर का, उसने चंदन को एक्सपोर्ट करके ट्रेड करके बाहर से नई नई तोपें गन और ये सब मंगवा के अपनी जो है अपनी सेना को मजबूत करता था। और जैसा कि ये है कि चंदन का यूज कहाँ है, अगर आप अपने हिंदू धर्म की बात करें तो चंदन जन्म से लेकर मृत्यु तक यूज होता है, तो इसकी डिमांड रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि चंदन का कहाँ डिमांड है, मार्केट कहाँ है, तो लोगों को मिलता नहीं है। अगर ऑथेंटिक चंदन मिले और
बहुत अच्छी क्वालिटी का मिले और शुद्ध मिले तो लोग जरूर खरीदते हैं। और हमारे हर धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड जो पूजा पाठ होती है उसमें जरूर इसका यूज किया जाता है। देखिए चंदन हर जगह यूज किया जाता है, जैसे जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आयुर्वेद है, उसमें यूज किया जाता है। आजकल इसके जो बहुत सारे सेंट परफ्यूम बनने लगे हैं, और जितने भी रिलीजन है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम में भी ये सब चीजें यूज होती हैं, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग जो घिस के चंदन लगाते हैं हमारे माथे पर जो लगता है, ये बहुत मतलब इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो हमारे मस्तिष्क को तो ठंडा रखता है। पुराने ज़माने में या अभी भी जो लोग चंदन लगाते हैं, वो उसके पीछे जो विज्ञान कह लें या उसके पीछे कारण कह लें, हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखता है। आप कभी भी चंदन की छुएंगे तो बहुत ठंडा रहता है वो, अगर उसकी लकड़ी कभी आप फील करें और देखें तो बहुत ही ठंडा रखते हैं। और अगर कभी अपने घर में एक लकड़ी का टुकड़ा काट के रख दें कहीं कोने पर, पूरा घर महकाता रहता है। तो उसके लिए हमें कोई जो एयर फ्रेशनर और इन सब की जो आर्टिफिशियल हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ज़रूर कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन वो बहुत लंबा चलता भी है और बहुत आपको ओरिजिनल फ्रेगनेंस आती है उसमें, और शुद्धता की अनुभूति होती है। जैसा कि ये चंदन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं, चंदन कहाँ कहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड पाया जाता है, तो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसका मतलब फैलाव पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि चंदन जो पाया जाता है अपने भारत में पाया जाता है, और सबसे अधिक पाया जाता रहा था। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु है। अभी इसकी जो खेती शुरू हुई है, एक बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है, आप लोग जरूर वहाँ जाएं अगर वहाँ से मतलब अगर इस खेती के बारे में सीखना चाहते हैं, जो चंदन पर ही रिसर्च कराता है। मैं वहाँ 2 बार गया हूँ, वहाँ की ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ। पहली बार मैं गया तो मैं ऐसे ही नौकरी छोड़कर आया था, तो इसको करना था, तो मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पर इसके बारे में एक्सपर्टाइज हो। तो हम लोग गूगल से सर्च करके उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आज़ादी के पहले का है, और वहाँ पर चंदन से संबंधित ही काम होता है। कि उसका नाम पहले चंदन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, सैंडलवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी उसका नाम बदलकर इंडियन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। वो भारत सरकार की एक संस्था है जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो वो लोग वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक जो चंदन पर पूरी अपनी ज़िंदगी दे दिए हैं, उन लोग काम करते हैं। वो लोग इस खेती के बारे में, चूँकि चंदन पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर था, तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए कि इसकी कहाँ कहाँ पर खेती संभव है। तो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम लोग मैं भी गया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से मैं पहली बार वहाँ गया था 2000 या इसके पहले कोई गया रहा हो, जैसा उन्होंने बताया कि अभी तक कोई आया नहीं है उस इलाके से। तो हम उसके वहाँ पर सीख कर आए और अपने खेत में लगभग पहली बार 350 पौधे लगाए, और 2 साल बाद देखा कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो फिर मैंने 1500-1600 पौधे और लगाए। वहाँ के वैज्ञानिक एक डॉक्टर सुंदर राज हैं, वो हमारे फार्म पर भी विजिट किए हुए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें अच्छी, आपके प्लांटेशन की ग्रोथ अच्छी है और अच्छा चल रहा है। क्योंकि अब इस सिलसिले में मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो उत्तर भारत में, जिनके पास चंदन के 1-2 पौधे हैं। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही 3-4 जगह पर चंदन का पुराना प्लांटेशन है, जिनके पास एक छोटी सी स्टेट हुआ करती थी, मतलब छोटा रजवाड़ा था। उनके पास लगभग 100 साल पहले से चंदन के पेड़ थे, जो हमारे घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो मुझे जल्दी ही पता चला उसके बारे में। और मैं गाजीपुर अनिल राय साहब के डिस्ट्रिक्ट में भी 1-2 जगह है, मैं गया था विजिट करने के लिए। कुछ किसानों का सम्मेलन था, उसमें एक वैद्य जी हैं, उनके यहाँ भी चंदन का एक बहुत बड़ा सा पेड़ मैंने देखा। तो इस तरीके से मतलब फैला हुआ है। हाँ, कोई खेत में अभी लगाने वाले कम लोग हैं, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
अब इसका हिस्ट्री जैसे मैंने बताया कि इसका जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, बहुत पुराने जमाने से ये हमारे पेड़ हमारे जंगलों में पाया जाता रहा है। और इसमें जितने भी पुराणों में कई जगह मेंशन है कि यजुर्वेद में भी इसका मेंशन मिलता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। और जब भीष्म पितामह को अंतिम उनका संस्कार किया जा रहा था तो रामायण में भी इसका मिलता है कि वहां पर चंदन का यूज हुआ था। सॉरी, महाभारत में। रामायण में तो तुलसीदास जी का जो हमने अब एक चौपाई सुनाई वहां पर इसका मिलता है वर्णन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो भारतीय साहित्य है, पुराने अपने जो लिटरेचर है, उसमें भी चंदन का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। तो ये पौधा कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, ये हमारा अपना अपने देश का ही पौधा है जो अब खत्म होने के कगार पर आ गया है। उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूँ इसमें। दक्षिण भारत में जितना भी जैसे विजयनगर साम्राज्य हुआ, मैसूर हुआ, इन सब जगहों पर चंदन की खेती से या चंदन के जंगलों को साफ करा के उसकी लकड़ियों उसके तेल को निकाल कर ये लोग बाहर से बहुत अच्छा पैसा ले आते थे अपने देश में। जैसा कि मैंने बताया, टीपू सुल्तान जो था वो चंदन की लकड़ियों को बाहर भेजकर, यूरोप भेजकर वहां से अच्छी अच्छी आर्टिलरी की गन्स मंगाता था, तोपें मंगाता था, अपने हथियार मंगाता था, तो अपनी सेना को मजबूत करने का काम करता था। और जो हर्षवर्धन के बारे में ये फेमस है कि जब हर्षवर्धन जब कुंभ में जाते थे, सारा अपना तो चंदन के तेल ले आते थे हरिद्वार के कुंभ से। तो जो आज पर कन्नौज की जो परफ्यूमरी है, चूंकि हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, तो जितने भी इत्र के कारखाने हैं वो हर्षवर्धन के समय से ही वहां पर चलते रहे हैं। तो हर्षवर्धन का ये एक बहुत बड़ा साधन है और ऑल ओवर वर्ल्ड कन्नौज चंदन और इत्र के लिए फेमस है। तो इस तरीके से हमारी साहित्य में भी मिलता है चंदन का जो वर्णन है। तो अगर किसी का कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं ही ना बोलता रहूं। मैं अभी जैसे आधा हो गया, इस बीच अगर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। राय साहब, अगर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। इसके बाद ये 2 मिनट बाद ये पावर पॉइंट खत्म हो जाएगा तो दूसरी जो रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का सवाल है। जी 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 ओम। मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। जी जी सर, जैसे आपने कहा कि चंदन मान लो ज्यादा नहीं 10-15 पेड़ लगाए जाए तो क्या ये किसानों के लिए उपयोगी होगा? बिल्कुल सर। देखिए, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है महाशय। हेलो हेलो। जी जी सर। मेरा साहब नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि आपके मध्य प्रदेश में चंदन की बहुत सारी प्लांटेशन है। जैसे एक रजनीगंधा ग्रुप जो रजनी गुटखा बनाते हैं, रजनीगंधा, उनका बहुत बड़ा प्लांटेशन सिवनी में है, कटनी के पास। आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत पुराना जी है। जी जी तो ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें घुस रही हैं इसको लगाने के लिए। बहुत सारा उन लोगों का प्लांटेशन है। तो आम जनता, जैसे पहले मैंने बताया कि रॉयल ट्री हुआ करता था, तो उसको हम लोगों का ये मुहिम होना चाहिए कि आम जनता तक वो पहुंचाया जाए। लोग जो गरीब किसान है, अगर 4 से 10 पेड़ लगाकर उससे कुछ उसको वो आ, उसका वो कुछ फायदा ले सकता है या उसकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है, तो जरूर इसको प्रमोट किया जाना चाहिए।
हेलो हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। जो है हमारे प्रदीप राज वर्मा जी ने हैंड रेज किया, कृपया वो आए और अपना प्रश्न करें। प्रदीप राज भैया जी है। और ओम, सदन को सादर प्रणाम। और मैं बहुत आभारी हूँ इसलिए कि मैं चंदन का पिछले साल मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पेड़ भेंट किए थे कुछ, मतलब पेड़ मैंने उनसे लिए थे जो पहले अपने योगाहार कार्यक्रम की ही देन है वो। योगाहार कार्यक्रम में मिस्टर संदीप मेश्राम आए थे, नागपुर वाले। तो मैंने उनसे पिछले साल 70 पेड़ लिए थे, जिसमें से 40 पेड़ मैंने लगाए हैं चंदन के, और 40 में से पूरे की पूरे जिंदा हैं मेरे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे चंदन कहाँ से मिल सकता है, अच्छा मतलब अच्छी वैरायटी, और कितने रुपए का मिलेगा? अ, उन्होंने तो मुझे 120 रुपए का पेड़ दिया था, पर वो पेड़ थोड़े कमजोर थे। तो कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मैं इस साल प्लानिंग कर ही रहा था कि सर ये चंदन बताइए आप हैं कहाँ से मेरे मैं हूँ नबदापुरम, मध्य प्रदेश, इटारसी से। अच्छा, आप इटारसी से हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नर्सरी होती हैं। जब भी आप पौधा लें कहीं से भी, रेट मतलब ऑलमोस्ट 100। आवाज कट गई आपकी। पौधा आप कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब जो ऑथेंटिक, मतलब थोड़ी सी अच्छी नर्सरी हो। जो लोग इस पे थोड़ा काम कर, रोड साइड नर्सरी से कहीं से भी लेंगे तो उनको पता नहीं रहता है कि सीड सोर्स क्या है उस पौधे का। पौधा थोड़ा सा तो बड़ा लेना चाहिए, कम से कम 1.5 फीट से कम ना हो। हेलो। हाँ, 1.5 फीट का ही पेड़ था। मैं सोच रहा हूँ आपका मुझे नंबर आप दे दीजिएगा, तो मैं जो है वो ट्रेनिंग कर, क्योंकि अभी मैं बेंगलोर जाने वाला हूँ, तो वो ट्रेनिंग यदि समय पे मिल गई मुझे तो मैं वहाँ होके भी आ जाऊँगा। तो तो क्या सर आप नंबर दे सकते हैं? आप कब जाना चाहते हैं? मैं 10 तारीख के बाद, 10 जून के बाद जाऊँगा। 10 जून के बाद देखते हैं, वो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्योंकि हमेशा नहीं चलता रहता है नहीं, उनका ट्रेनिंग। मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, फिर आपसे उनका नंबर लेके मैं बात करके तभी जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको आपका मैं नंबर। नंबर ले लेंगे तो हम लोग, जैसे आपकी जो पर्सनल सवाल हैं इस तरह का, उसको हम लोग बोलिए ना, बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी नंबर बोल देंगे आप। 9580 9580 250 250 135 1 135 135। 9580 250 135। वैसे मैं जी, शेयर कर दूंगा राय साहब, अगर आप लोगों का, मुझे लगता है कि जरूर कोई ग्रुप होगा तो। हाँ जी। इस बार हम लोग मेरे एक लखनऊ से मिस्टर आशीष, क्या नाम उनका, आशीष जी हैं, उनसे बात हुई है। वो भी चंदन का, उनकी नर्सरी कंपनी है उनकी, वो प्रोवाइड करते हैं। तो बोल रहे थे हम घर तक पहुंचाएंगे आपके पौधे, क्योंकि मेरे को सुविधा ये है कि मेरे बगीचे में 1 साल का अमरूद का पौधा लगा हुआ है। अमरूद के 300 पौधे लगे हैं, तो उनके बीच में चंदन लगाना है मुझे। तो लग जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अमरूद एक अच्छा पौधा माना जाता है, उसके लिए अमरूद के साथ उसकी खेती चल सकती है। वो तो क्योंकि पिछले साल के पूरे पौधे सरवाइव किए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि लग सकता है वो। देखिए सर, सर्वाइवल 100% रहता है, मतलब मैं कहूँगा 95, 5% पौधे मर सकते हैं, 95% सर्वाइवल रहती है। बट कुछ उसके जो पौधा जैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और उसकी क्या देख रेख करनी है अगले 3-4 महीनों तक, अगर उसमें जीवित रह जाता है तो पौधा मरता नहीं है। तो हम लोग बात कर लेंगे। आप जी आपका जी, आपका है एक मिस बहुत कॉल, धन्यवाद। मैं आपसे बात कर लूंगा, जो भी होगा, जो जी, भी सहयोग होगा बहुत धन्यवाद। किया जाएगा। नमस्कार। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज भैया जी। और मैं आगे आदरणीय बालाघाट से बहन है कल्पना कोटले जी, उनको सादर निवेदन करती हूँ। नमन सदन को, उत्कृष्ट भैया जी को भी नमस्ते। नमस्कार। सर जी, मैं जानना चाह रही थी कि ये जो श्वेत चंदन है, ये कितने वर्ष में कंप्लीट मतलब परिपक्व होता है, और वो क्या रेट में बिकता है? और जैसे हम लोग
दूरी कितनी होनी चाहिए? जैसे अभी जून का महीना है तो उसकी प्लांटेशन की जैसे 2 चंदन के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई ऐसी। उसके बीच में कौन से पौधे लगाएँगे? तो क्योंकि वो लंबा टाइम होगा, 10-12 वर्ष में शायद वो परिपक्व होगा। तो हम जैसे 6 महीने में कैसे उत्पादन निकालें, उत्पादन के साथ में उनको आहार भी मिले, चंदन को आहार भी जो मिलना चाहिए बाहर से जो दूसरे पौधों से लेते हैं। ये ऐसे छोटे-छोटे 2-3 सवाल थे। जी। जी भैया, जी, सर जी। कल्पना बहन नमस्कार। मैं आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत जायज़ है कि पहली बात तो दूरी जो होनी चाहिए, चंदन कभी भी लगाएं। बहुत लोग बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी जो ऐसे ही घूम रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, सूचना दे देते हैं लोगों को कि 1 एकड़ में 500 पौधे लग जाएगा, 400 पौधे लग जाएगा और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लगा दिखा दिया कि इतना पैसा आएगा। ये देखिए, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 एकड़ में आप मैक्सिमम 250 पौधे लगते हैं 12 बाई 15 पर, उससे कम दूरी ना की जाए। मतलब 12 रो से रो की दूरी 15 फीट और एक रो में पौधे से पौधे की दूरी, मैं सारा चार्ट वैसे मैं राय साहब को भेज भी दूंगा, बता भी दे रहा हूँ, वो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो 12 बाई 15 पर लगता है, 15 रो से रो की दूरी 15 फीट होनी चाहिए और एक रो में पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट होनी चाहिए। नंबर 1। दूसरा, अब इसमें क्या क्या आप कौन सी फसलें उपजा सकते हैं जिससे आपको रेगुलर इनकम भी होती रहे। चंदन का पौधा 10-12 साल में नहीं तैयार होता है, कम से कम 15-16 साल लेता है, इससे कम नहीं लेगा। हाँ, कहीं एक आध पौधा तैयार हो गया तो उसके बाद दूसरी है, लेकिन इसका मिनिमम एवरेज जो है वो 14-15 साल रहता है। नंबर 1। दूसरा सवाल आपने पूछा कि इसमें कौन सी फसल ले सकते हैं जिससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और हमारा काम भी चलता रहे, कुछ पैसे आते रहे। तो जैसे 15 फीट की जो जगह है उसमें आप पानी जिसमें लगता है उस फसल के अलावा कोई भी फसल ले सकते हैं। जैसे आप कोई दलहन का पौधा ले सकते हैं, तिलहन ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अरहर लगाई थी, अरहर लगाना भी चाहिए। अरहर एक होस्ट प्लांट का काम करता है, उसके बहुत 1 मीटर की पेरीफेरी की दूरी में बीज का जो होता है उसमें हम लोग मक्का, अभी हमने उड़द लगाया था बीज की जगह। मतलब 4-5 साल तक तो आप हैं, नींबू के साथ उसकी खेती कर सकते हैं। ये सब कुछ पौधे होते हैं जिसको लगाकर हम लोग रेगुलर इनकम ले सकते हैं। और बीच की जो दूरी है, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो आप कोई ऐसी फसल करें जो शेड में भी हो सकती है, जैसे हल्दी हो सकती है। हल्दी की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, उसको करिए। सामान्य हल्दी जो हम लोग खाते हैं उस हल्दी को करेंगे तो वो आराम से मार्केट में बिक भी जाता है, वो शेड में भी होता है, तो आपके बाग में हो जाएगा। हेलो। जी, जी धन्यवाद। आपने कीमत नहीं बताई, एक चंदन का पौधा कितने में बिकता है? अच्छा, देखिए अभी जो गवर्नमेंट रेट है, ऐसे तो बिकने के लिए बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पर चलता रहता है, लेकिन जो एक सामान्य पौधे की कीमत होती है, जो उसके अंदर पकी हुई लकड़ी होती है, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखाता, जो हार्डवुड होता है उसकी कीमत होती है लगभग 6 से 12 हज़ार रुपए केजी। वो उसमें कितना ऑयल का परसेंट है उसके हिसाब से वो लोग कॉस्टिंग करते हैं। जो भी व्यापारी आपसे खरीदने आएगा। आप किस स्टेट से हैं? मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से हूँ सर जी। जी जी। तो मध्य प्रदेश में भी अब धीरे धीरे, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर व्यापारी जैसे मैक्सिमम बायर तो सबसे बड़ा जो खरीदार है कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड है, जो मैसूर सैंडल सोप वगैरह बनाते हैं, आप जरूर सुनी होंगी या आप गूगल कर लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो वो लोग जहाँ बड़ा प्लांटेशन होता है वो लोग अभी खरीदने आते हैं। अब जैसे नहीं, 1-2 पौधा खरीदने बिल्कुल नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको आने में कॉस्टिंग होती है फिर बहुत सारा, क्योंकि हर स्टेट का लाइसेंस उनको ट्रांजिट पास बनाना पड़ता है उस स्टेट से ले जाने के लिए, जिस स्टेट से गुजरते हैं। तो जब बड़ा एक बल्क प्लांटेशन रहता है तो वो लोग खरीदते हैं।
सर जी आपने केजी के रूप में बताया कि 1 किलो 10-12 हजार में बिकता है। 1 6 से किलो 12 हजार रुपए केजी के। 6 से 12 केजी। लेकिन एक पौधा पूरा जैसे परिपक्व हो जाता है एक पेड़ पूरा, तो आपका अनुमान होगा ना कि एक एक पेड़ पूरा कितना केजी मतलब कितना लाख दे सकता है। क्योंकि किसानों को तो फायदा देखेंगे ना, फायदे के साथ में फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जो बीच में होगा, जो मैं भी थोड़ा सा मतलब लगाने के प्रोसेस में हूँ, और आपने आज जो बताया उसका बहुत डीपली मतलब अध्ययन करने का, और मैसूर का जो आपने बताया जो रिसर्च सेंटर है, ये सब चीज़ें, तो ये किसानों को जब बेनिफिट देखेंगे आगे उसका उसका मतलब आउटकम देखेंगे कि इसमें इतना फायदा होगा, तभी किसान जागृत होंगे कि हाँ ये भी कर सकते। और उसके बीच में आम की फसल, अमरूद की फसल, हल्दी, ये और तिलहन और ये दालें वगैरह जो तुवल दाल वगैरह ये सब चीज़ें लगाएंगे, तो ये फायदा उद्यमिता आएगी किसानों में, तो वो जरूर ये सब चीज़ें करने के लिए प्रेरित होंगे। जी आपसे सुनकर मैंने बहुत सीखा। लेकिन आप और एक है कि वो एक पेड़ लगभग कितने लाख में बिकेगा, ये बस मैं जानना चाह रही थी। धन्यवाद जी। देखिए 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 बहन जी, एक पेड़ जैसे हम एवरेज निकालते हैं, लाइक 250 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। आप कभी भी लगाइएगा तो ज्यादा पौधे मत लगाइएगा, एक मतलब 1 एकड़ में, मतलब बहुत क्लोज डेंसिटी में, बहुत नजदीक नजदीक पौधे नहीं लगाने हैं। जो मैंने बताया वो उससे कम मत करिएगा, क्योंकि 10-10 फीट 8-8 फीट पे लोग लगवा देते हैं। छोटे पौधे रहते हैं, बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि नहीं 1 एकड़ में 500 पौधा लगा हुआ है। लेकिन जब वो पौधे बढ़ जाते हैं तो आपस में इतना कंपटीशन हो जाता है, पौधे की मोटाई नहीं लेता, फिर पौधा मोटा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा बाउंड्री पर लगाना अलग बात है। बाउंड्री पर आप लगा, जैसे एक ही रो में बाउंड्री बाउंड्री पे लगाना है तो आप लगा दिया 10-10 फीट पे, या खेत की मेड़। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। कल्पना मैम, मैं आपको इस बारे में बता सकती हूँ प्लांट के बताओ बारे में बताओ। कि सर ये जब मैच्योर होती है ना 15 to 16 ईयर्स लेती हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मैच्योर होने के बाद पर प्लांट का रेट फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आपका प्लांट ज़्यादा मैच्योर है तो वो 10 से 12 लाख पूरा एक प्लांट का मिलता है। और अगर अगर आपको पार्ट वाइज बेचना है, जैसे बार्क भी उसके यूटिलाइज होता है, उसका क्या बोलते हैं, एक स्टेम भी यूटिलाइज होता है, लिप्स भी यूटिलाइज होता है, रूट्स भी यूटिलाइज होता है। क्योंकि वो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि हम खेती के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं और पेड़ पौधा भी लगा रहे हैं, ताकि हम दोनों का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो हम जब पेड़ लगाते हैं तो हम उसका कैटेगरी वाइज में डिवाइड करते हैं कि हम कौन सा ये प्लांट लगाएंगे। चंदन का ही जैसे बात हुआ, तो ये चंदन बहुत सारे टाइप्स में, मतलब उसका पार्ट्स जो है ना वो बिकता है। तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ अगर हमको ये ज़्यादा बेनिफिशियल दे रहा है तो हम बार्क बेचेंगे तो ज़्यादा मुझे इनकम हो रहा है, कि उसका स्टेम बेचेंगे तो ज़्यादा इनकम हो रहा है। इस हिसाब से वो मार्केट में इसका प्राइस फ्लेक्सिबल करता है। हेलो। धन्यवाद। जी जी, अब मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है बीच में, इसलिए मेरी वॉइस नहीं आती है। तो जैसा कि कोई मैडम कह रही थी कि जो है जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री में जाते हैं तो पौधे की कीमत हर उसके पार्ट की होती, बिल्कुल होती है, मैं उनसे बात से सहमत करता हूँ कि, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इन्फ्लेटेड, मतलब ज़्यादा लगा कि जो है एक पौधा 12-14 लाख का बिकता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना 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 भी महंगा जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जब आप उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, लाइक अगर आप एक चंदन का पेड़ लिया, उसमें निकला, तो उसको आप उसकी मूर्ति बना दें, क्योंकि उसकी मूर्तियां वगैरह सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति वगैरह बनती है, उसको बना दें तो जरूर वो महंगा बिकेगा। ये बट से वो फ्लेक्सिबल करता है, वो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। देखिए अब देखिए मैडम, ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज, कोई चीज आप डॉलर में ले आएंगी तो जरूर उतना होगा। लाइक जैसे आप अगर ओरिजिनल चंदन खरीदना चाहती हैं तो अभी वो एक कावेरी एम्पोरियम है, वहां जाएंगी तो 31 रुपए का 1 ग्राम देगा वो। जैसे आपको 100 ग्राम लेना है तो आपको 3100 रुपये देना पड़ेगा उसको।
अभी 2 साल पहले का रेट मैं बता रहा हूँ। लेकिन किसान से अब वो शोरूम में रखे हुए हैं, बड़े बेंगलोर के किसी शोरूम में उनका चार्जेज है, या दिल्ली में कहीं रखा हुआ है, तो वो जस्ट उनकी भी कॉस्ट होती है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 10,000 रुपये प्राइस होती है। और एक पौधा, अभी एक पौधा लोग केरला के जंगल में जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन वो पौधा मतलब लोग बोलते हैं कि 60-70 साल पुराना। तो ऐसा नहीं है, 10-12 लाख रुपए का पौधा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं चंदन का, बिल्कुल होता है, हो भी जाएगा, बट उसको आपको ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, उसकी मैच्योरिटी चेक की जाती है। हाँ, 12-15 साल बाद इतना नहीं आता है। हो सकता है कहीं एक आध एक्सेप्शनली एक आध पौधा आ गया हो, उसके ब्रांचेज में भी हार्डवुड बन गया हो, क्योंकि 12-15 साल बाद जो ये बात होती है, उसके जो मेन स्टेम होता है उसमें ही हार्डवुड आती है। मोटी जो टहनियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उसमें कम आता है। मेन कीमत हार्डवुड की होती है, जो मैं बता रहा हूँ हार्डवुड की कीमत होती है, जो पकी हुई लकड़ी होती है। हार्डवुड मीन्स वो, उसकी पत्तियां भी बिकती हैं, जैसा चंदा जी ने कहा, उसकी पत्तियां बिकती हैं, उसकी जड़ बिकती है, उसके बीज बिकते हैं। ओवरऑल करके एक पौधा जो मेरा एस्टिमेट होता है 1.25 लाख रुपए तक का रहता है। बहुत, क्योंकि बहुत मैं दीवा स्वप्न नहीं दिखाना चाहता किसी को कि नहीं इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब रियलिस्टिक जो फैक्ट है उस पर रहने के लिए मैं बोलता हूँ। और ये एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट कह लें, या अच्छी खेती कर लें, या एक समाज के लिए या प्रकृति के लिए अच्छा काम कर लें, वो ऐसा वाला मेरा विचार है। ये आज की डेट में ये है 1.25 लाख, हो सकता है 15 साल में कुछ और बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज की डेट का मैं बता रहा हूँ, 15 साल में बिल्कुल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि लोगों का ये रहता है कि भाई 15 साल बाद लोग बहुत ज्यादा लोग प्लांटेशन कर देंगे तो इसकी कीमत हो सकता है घट जाए। लेकिन अभी ऐसा फैक्ट एंड फिगर है कि अगले 40 सालों तक हमारे पास इतनी डिमांड है कि इसकी कीमत जो है घटनी नहीं। एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि इसमें सुगंध कितने साल में आ जाती है? देखिए सुगंध आने की प्रक्रिया शुरू होती है जब उसमें जो मैं बताया ना कि पकी हुई लकड़ी बनना प्रारंभ हो जाती है। अब वो प्रक्रिया शुरू होती है 6 से 7 साल बाद। उसका ये साइन होता है जब पौधे की जो ऊपर की बार्क होती है, या उसको कहते हैं कि जो ऊपर का लेयर होता है, उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। जैसे पेड़ वेड़ हम लोग देखते हैं कि ऊपर का जो उसका छिलका होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, वो टूट के गिरने लगता है, आम वाम का जो पेड़ होता है। तो ऐसे ही चंदन में भी होता है, उसके अंदर धूप वूप लगती है तो ऊपर का बार्क क्रैक होने लगता है, तो एक साइन होता है कि इसमें हार्डवुड बनने लगा है। हेलो, 4 साल पुराना पौधा मेरे पास है, अंगूठे इतना मोटा है बस। जी जी, कम मोटा है सर। कितने कितने पौधे हैं आपके पास? 3 पौधे हैं, लेकिन अभी वो ये अपने से उगा है, चिड़ियों ने बीट किया था और अपने से उग गया, और उसके बाद 2 और उग गए अपने से। आप कहाँ से हैं सर? तिवारी साहब आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, रीवा से। अच्छा, रीवा से हैं। जी 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 जी। हाँ, उस इलाके में ऐसे ही वाइल्ड प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, जैसे चिड़िया के बीट से चंदन उगता है। तो आसपास देखिए, उसके आसपास कुछ पौधे लगाए हैं आपने? हाँ हाँ, नींबू का है। नहीं तो 4 साल में पतला पतला मतलब उसको और ग्रोथ करना था। हाइट कितनी हो गई होगी? हाइट उसकी कम से कम 12 फीट है। अंगूठे के दाम 12 कैसे सस्टेन किया हुआ, कैसे रुका हुआ है? तो उसको सहारा दिए हैं, उसको हम नीचे फैलने नहीं दे रहे हैं, ऊपर ही ले जा रहे हैं।
नहीं तो ऐसे मत काटिए, वो गिर जाएगा, क्योंकि देखिए वो गिर सकता है ना। बहुत सहारा देने से क्या होगा कि पौधा इतना बहुत पतला है, ऊपर बढ़ता जाएगा। उसको अपने नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए। हम लोग यहाँ जैसे प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो उसको प्राकृतिक तरीके से बढ़ने देंगे तो उसमें अच्छा रहता है। लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, तो जो बहुत काट छांट करके उसको ऐसा करते हैं। हम लोग तो एकदम पूरा जैसा है। हाँ, शुरुआत में जो पौधा होता है, प्लांट सिलेक्शन, उसको जरूर अच्छे तरीके से करते हैं। मेरे ख्याल से इसी वजह से वो कम मोटा हो पा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल, वो ऊपर भाग रहा है। क्योंकि उसमें पत्तियां कम रहती हैं। पत्तियां कम रहती। देखिए, जैसे आप एक सामान्य सा वो है, पौधे को उतनी पत्तियों की ही जरूरत होती है। हम लोग उतना ही खाना खाते हैं ना जितना हमारे पेट में जगह होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत। अब उसको फोटोसिंथेसिस में जितने पत्तियों की जरूरत होती है उसको मिलेगा नहीं, तो वो फिर पौधा उतना मोटा नहीं होगा ना, उसको पोषण नहीं मिल रहा होगा। दूसरा, पौधे को अगर फोटोसिंथेसिस से ज्यादा पत्तियां हो गई, ज्यादा वो पत्तियां झड़ने लगती हैं, अपने आप झड़ के पीली पड़ के गिर जाती हैं। क्योंकि हम लोग किसी जंगल में तो देखे होंगे कि आप कोई ऐसा वहां जाके तो वहां कुछ करता नहीं, छांट छांट ऐसा वाला। या पुराने जो आम के बाग हैं, जो देसी आम के बाग हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता, उसमें ना कुछ खाद पड़ती ना बीज पड़ता, लेकिन पौधा इतना हेल्दी होता है, बड़ा सा रहता है। सर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय जी अशोक बताएं, कुछ आप बता पटेल। रही हैं तो बताएं। सर कुछ अगर आप जानकारी दे रही हैं ये चंदना जी, उनको जानकारी देने दें। सर एक्चुअली ना मैं डॉक्टर चंदा दुबे की डॉटर बोल रही हूँ। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी फॉरेस्ट्री में हो रखी है, तो मेरे पास थोड़ा जितना नॉलेज है चंदन के बारे में, तो उसके बारे में सोच रही हूँ आप लोग को भी बता दूँ। देखो, आप लोग अगर चंदन का कोई प्लांट लगाते हो तो उसके पास ना एकदम थोड़े से स्पेस देके कोई और भी प्लांट लगा सकते हो जो थोड़े दिन के लिए हो, मैक्स टू मैक्स 1 साल का या 6 मंथ का। तो उससे क्या होगा ना, आपके चंदन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा सॉइल से, क्योंकि देखो दो मेजर न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो होता है, एक मेजर होता है, ठीक है। टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ को चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो आप उसके साथ अगर अरहर का, आप जानते हो कि तूर दाल जिसको कॉमनली बोला जाता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी और चीज का जो 6 मंथ का प्लांट हो उसको लगा दो, उससे ना आपको उस चंदन को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो वो खाना खुद के लिए भी बनाएगा, वो चंदन उसके रूट के थ्रू अपने लिए भी लेगा, ठीक है। तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे से उभर के आएगी। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। और आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि आपका जो सॉइल है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है उस सॉइल में कंटेन कितना किया है, उसमें ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि एसिड होने के कारण क्या बोलते हैं अंदर से रूट गलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जल्दी हेलो अच्छे से। बहन जी, हाँ जी। मैं चाह रहा था मुख्य अतिथि को सुन ले, आपसे अलग से आपको बुला लेंगे। मैं चाह रहा था हम आज मुख्य अतिथि को सुन ले, उनको हमने आदर से बुलाया है तो उनको यस सुन सर, ले। यस सर। आपको अलग से बुला लेंगे एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में। जी जी ओम। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय हमारे बीच में कृष्ण कुमार भाई साहब है झारखंड से, तो मैं उनको निवेदन करती हूँ, उनका बहुत जोर से हैंड रेज है, कृष्ण कुमार भैया जी का। जी जी हाँ अपनी जी हाँ, बात। मैं झारखंड से एक छोटा किसान हूँ, लेकिन बड़ी सोच रखता हूँ। जैविक कृषक 210 को ट्रेनिंग कर चुका हूँ और अभी 180 को करूँगा। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मुख्य अतिथि महोदय बोले, चंदन भारत की मूल खेती है और ये आयात की भी नहीं है। इसके साक्ष्य में मैं 2-4 कविताएं, एक रहीम का, एक तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का सुनाना चाहता हूँ। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक हो गया तुलसीदास का, 80 घाट के तीर तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, तो हो गया। और 3-4 कविता है मेरे पास, लेकिन अब मैं खेत में था, भुला रहा हूँ, बाद में फिर याद करूंगा। धन्यवाद।
तो देखें, ऐसा है कि जो ये बहुत बहुत धन्यवाद महतो जी। झारखंड में मैं आपके इलाके में मैं कुछ दिन काम किया हूँ एंटी नक्सल ऑपरेशन में, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा में 2013-14, 15-16 में। तो जो ये डॉक्टर चंदा दुबे जी का कहना बिल्कुल सही है कि ये चंदन के पौधों को कुछ जो सहयोगी पौधों की जरूरत होती है, जिसको मैंने बताया कि उसके आसपास कौन से पौधे लगाने जरूरी होते हैं। तो तूर दाल इसलिए लगाई जाती है कि नाइट्रोजन फिक्स करती है वो। तो जैसे हम लोग अरहर लगा देते हैं, तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। जी। तो इसका जो मतलब थोड़ा और डीप में जाएंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। जैसे चंदन क्या होता है कि जब पौधा छोटा रहता है, उसको ऐसे समझना होगा, जब पौधा छोटा है तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक नहीं फैले होंगे। जैसे पॉलीथीन बैग में हम लोग चंदन का पौधा रखते हैं, या एक मिनट होल्ड करें, मैं एक पौधा ही ले आके दिखाता हूँ आपको। एक जरा मुझे 1 सेकंड का समय दें। हेलो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पौधा। जैसे ये, हेलो, ये चंदन का पौधा है, लगभग 1.5 से 2 फीट का है। ये हमारी नर्सरी का पौधा है। कहाँ जा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का कभी कट जाता है। तो ये घास जो होती है, इसको रेड हेज बोलते हैं, लाल घास बोलते हैं। ये इसके पॉलीथीन में ही रहती है, आप इसको देख सकते हैं, पॉलीथीन में लगाते हैं। चूंकि चंदन का पौधा जो होता है वो रूट पैरासाइट है, तो उसका प्रकृति है, बचपन से ही सदन में आवाज आ रही क्या अभी? आवाज नेटवर्क नहीं आ रही। भाई साहब रूम से बाहर निकल जाए, खुले मैदान में तो आवाज आने लगेगी। ऐसा बार बार नेटवर्क के जाने की संभावना नहीं रहेगी। वही होगा, थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आवाज आ जाएगी। थोड़ा, हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा तूफान आया हुआ है, हवा चल रही है। हेलो, हाँ, अब आ रहा है सर। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, बाहर भी हवा है तो फिर वहां भी डिस्टरबेंस होगा। तो मैं ये कह रहा था कि उसको रूट, मतलब उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट वो होता है जो पॉलीथीन, जो मैंने दिखाया है, पॉलीथीन बैग के साथ ही लगा रहता है, वो पौधे के साथ 1-1.5 साल तक रहता है। फिर उसके बाद दूसरा जो पौधा होता है सेकेंडरी होस्ट, उसके 3-4 फीट की दूरी पर लगता है, जो पौधे के साथ 3 से 4 साल तक रहता है। जो मैंने अगस्त बताया था कि अगस्त का पौधा जिसकी व्हाइट, सफेद और
गुलाबी कलर की वो होती है, फूल होता है, उसके पकौड़े बनते हैं, उसकी पत्तियों को हम लोग बकरी वगैरह को खिलाते हैं। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर। चंदन गया विदेश में, सब कोई कहे पलाश, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिए त्यों त्यों बास सुबास। ये तीसरा पोइम। जी, तो ये इसमें जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो तीन से, जब मैं होस्ट बोल रहा हूँ तो उसके सहयोगी पौधे की बात मैं कर रहा हूँ, जो सहयोगी पौधे होते हैं, जो डॉक्टर चंदा बता रही थी। तो जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो 3-4 फीट के बाद लगाया जाता है। जो टर्सरी होस्ट होता है, जो तीसरे टाइप को परमानेंट होस्ट उसको बोलते हैं, वो 5 से 6 फीट की दूरी पर रहता है चंदन के साथ। तो ये है कि जब चंदन शुरुआत में पॉलीथीन बैग में है तब उसके साथ एक पौधा लगाइए। उसके बाद फिर जब वो 3 से 4 थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 साल का है, तो उसके लिए पोषण के लिए 1-2 पौधा, क्योंकि फिर उसका घास से काम नहीं चलेगा, अरहर से काम नहीं चलेगा, इसको एक बड़ा पौधा चाहिए हो, क्योंकि वो धीरे धीरे वृक्ष बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो एक ऐसा पौधा चाहिए जो वो भी मजबूत हो, नहीं तो चंदन दूसरे पौधे को मार भी देता है। तो वो लगाएं 3 से 4 फीट की दूरी पर। फिर उसके बाद एक परमानेंट होस्ट, जो जैसे अमरूद हुआ या आंवला हुआ, ये सब परमानेंट होस्ट में आते हैं। और एक कैजुरीना का पौधा होता है जिसको हम बहुत काट छांट कर सकते हैं। मिलिया दुबिया मालाबार नीम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो सब परमानेंट होस्ट के लिए यूज होते हैं यहाँ पर। तो ये सारे पौधे जो मैं बता रहा हूँ ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इसको, जो जैसा कि उन्होंने बताया कि मिट्टी में 16-17 न्यूट्रिएंट होते हैं, तो कुछ नहीं ले पाता है। जो न्यूट्रिएंट से खुद नहीं ले पाता है, इन पौधों की जड़ों से होस्टेरिया बना लेता है। होस्टेरिया इन द सेंस ये दूसरे के पौधों को जड़ों में जाके ऐसे पकड़ लेता है, उस पौधों की जड़ों से ये न्यूट्रिशन लेता है। तो बेसिकली बहुत छोटे में जो चंदन को सहयोगी पौधों की जरूरत क्यों होती है और कब कब होती है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो प्लीज पूछ लें। जी, आदरणीय मिथिलेश मैडम हैंड रेस था, वो कुछ पूछना चाहें तो सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन वंदन। जी मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहूंगी भैया कि ये पौधा लगता किस सीजन में? वैसे हमारे घर में 4 पौधे लग रहे हैं और वो बड़े अच्छे से चल भी रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सिस्टमेटिकली कैसे लगाने हैं, किस मौसम में लगाने चाहिए। देखिए, कोई भी पौधा लगाने का सीजन जो होता है वो बहुत, जब मौसम बहुत ज्यादा गर्मी ना हो या बहुत ज्यादा ठंडी ना हो तब लगाना चाहिए। जैसे चंदन लगाने का सीजन अभी शुरू हो जाएगा, जैसे बारिश शुरू हो जाती है तो नवंबर तक चलेगा। फिर ठंडियों में हम नहीं बोलते लगाने के लिए। बाकी लगाने के लिए लोग बहुत ऐसा, जब भी आप वो नर्सरी से जाएंगे तो कभी मिल जाएगा, आप चंदन दे देंगे, वो ठंड में जो है जब 2 डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी दे देगा। उसको ऐसा कभी मत लगाइएगा, पौधा चलेगा नहीं। आप या तो फरवरी मार्च अप्रैल में लगाइए, या फिर आप लगाइए जून, जब बारिश पहले शुरू हो जाती, जून से नवंबर तक। जी, आदरणीय अशोक पटेल जी। अशोक पटेल जी। आदरणीय बने सिंह जी। जी प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि से मेरा ये सवाल है कि क्वेश्चन तो सभी लगभग हो गए पूर्ण, पर ये जो चंदन की जो खेती है ये किस प्रकार की मिट्टी में सक्सेस होती है और किस प्रकार की में नहीं होती है? होता क्या है कि बहुत सारे संतरे के बाकी में जो पूरा नॉलेज है कि वो सभी प्रकार की मिट्टी में सक्सेस नहीं है। और इसी प्रकार जो है सागौन के पौधे भी जहाँ बारिश अधिक होती है ना, जहाँ मिट्टी बैठने वाली मिट्टी होती है, वहाँ वो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, चाहे कितने वर्ष पुराना हो जाए। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी बताएंगे आप? हाँ ठीक है मनी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चंदन की खेती ऐसी किसी भी मिट्टी में हो सकती है
वहां पर इसकी खेती की जा सकती है। जी आवाज बैठ रही है आप लोगों की। मैं ये कह रहा हूं कि मिट्टी का पीएच मान जहां पर 6 से 8 के बीच होता है और जिस जमीन में पानी ना लगता हो, जल जमाव की स्थिति ना हो, वहां पर चंदन की खेती संभव है। जी जी जी, धन्यवाद। जी, आपका नंबर शेयर कर दीजिए ग्रुप में। नंबर शेयर मैं दे दूंगा आपके एडमिन महोदय को, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। वैसे मेरा नंबर अनिल राय जी से ले लेंगे। कि मतलब क्वेश्चन आंसर का हो जाए, लास्ट में मैं बता भी दूंगा। जी आदरणीय अशोक पटेल जी। जी मैं जी सबको ओम। नंबर दे दूंगा। जी ओम। जी ओम। हाँ जी मेरा प्रश्न है कि सर आपको कितने साल हो गए ये खेती करते करते चंदन की, और इसमें लाभ क्या है, 1 एकड़ में लाभ क्या है, फायदा कितना होता है किसान को और खर्चा कितना है? देखिए, मुझे करते हुए लगभग 5 साल हो गया है इसको, और लाभ का अभी तक देखिए, लाभ तब पता चलेगा जब मैं इसको कभी हार्वेस्ट कर लूंगा। अभी मैंने हार्वेस्ट इसको एक बार भी काट के बेचा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये कुछ जहां से मैंने बोला कि मैंने बैंगलोर से इसका ट्रेनिंग लिया था, उन्हीं वैज्ञानिकों के गाइडेंस पे मैं काम करता हूँ। तो वो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है 1 एकड़ में 250 पौधे लगाने का है। तो 250 पौधे में जैसे बहुत सारा हटो तो। दादू म्यूट कर ले, दादू म्यूट करें। हेलो। तो वो लोग, उन लोगों का कहना ये है कि 1 एकड़ में अगर हम 250 पौधे लगाते हैं तो 250 पौधे पूरा जिंदा नहीं रहेंगे। 10% लोग उसको मान लेते हैं कि बहुत ऐसा नहीं है। हालांकि मैं पावर पॉइंट में बताता जरूर, उसमें होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लगभग 1 एकड़ से आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन बैठता है कि इसके बीच आपको इनकम होगी। आप हल्दी भी लगाते हो क्या? हल्दी है क्या आपके पास? जी हल्दी भी है, कस्तूरी हल्दी भी है, काली हल्दी है, ये दोनों लगाते हैं सर। हेलो हेलो। दादू आपका मोबाइल बंद करो ना दादू। जी जी जी। हमारे पास कस्तूरी हल्दी है, काली हल्दी है, पीली हल्दी। पीली हल्दी की 2-3 वैरायटीज हैं, जैसे एक सुगंधा होती है, एक पीताम्बरा होती है। पीताम्बरा वैरायटी सीमा लखनऊ ने बनाया है, जिसमें करक्यूमिन ज्यादा होता है। एक मेघालय की हल्दी है जिसमें विश्व की सबसे अच्छी हल्दी बोलते हैं, जिसमें करक्यूमिन कंटेंट 7 से 8% क्लेम करते हैं। इन सब की खेती मैं चंदन के खेत के बीच में ही करता हूँ। अब जहां तक, और जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, हर घर में यूज होती है, हमारे डेली यूज में हमेशा यूज होती है। तो जो पीली वाली हल्दी है उसको, उसमें जब भी, मैं तो यही कहूँगा बाजार से लोगों को खरीदना नहीं चाहिए। पीली हल्दी अगर आप 2 केजी सीड बो देंगे तो कम से कम 10 केजी 15 केजी आपके घर में ही हो जाएगी, वो हल्दी यूज करें। बाहर का जो हल्दी है उसमें अभी आप MDH और एवरेस्ट वाला केस सुने हुए होंगे कि फॉरेन में सिंगापुर और हांगकांग ने उनको अपने मसाले का पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दिया कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने प्रिजर्वेटिव डाला है, और वो कार्सिनोजेनिक है, वो उससे मतलब कैंसर जनरेट करता है। वो ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जितना लिमिट से ज़्यादा।